मायावती भी अपनी गोटियां बिछा रही हैं। आपको क्या लगता है इसके परिणाम क्या होंगे? मायावती ने काशीराम के उस रास्ते को छोड़ दिया जहां जनता से संवाद, अपने वोट बैंक से संवाद काशीराम जी करते थे, वहीं मायावती ने अपने को समेट लिया, जमीन पर उतरना बंद कर। आकाश आनंद की वापसी को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वे बसपा के अच्छा दिन ला पाएंगे? आकाश आनंद एक पढ़े लिखे युवा है, दलित समाज से आते हैं, मायावती के भतीजे हैं और इसका बड़ा समाज पर, कम से कम जाटो समाज पर, दलितों पर एक अच्छा संदेश जाता है। ये जो नया समीकरण बना रही, आपको क्या लगता है इससे भाजपा या सपा किसको ज्यादा नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जो जाति है वो किसी एक का वोट बैंक नहीं, वो अपने जाति के नेताओं को वोट देती। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से करवट लेती दिख रही है और इस बार सत्ता के केंद्र में बने रहने का प्रयास करने में जुटी हुई है बहुजन समाज पार्टी। यह यूं कहा जाए कि कांशीराम के फॉर्मूले को क्या मायावती फिर से दोहरा पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिए, चाहे संगठनात्मक बदलाव हो या फिर उत्तराधिकारी के चयन को लेकर पुनर्विचार करना रहा हो, क्या इसे यह मान लिया जाए कि 2027 चुनाव से पहले बहुजन राजनीति के जरिए कांशीराम के फॉर्मूले को सेट करने में जुट गई हैं मायावती? नमस्कार, मैं विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम, जहां तमाम राजनीतिक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सभी पार्टियां कमर कस रही हैं, मायावती भी अपनी गोटियां बिछा रही हैं। माना यह जा रहा है कांशीराम जिस तरीके से दांव चलते थे वैसे ही चलती हुई दिख रही। आपको क्या लगता है इसके परिणाम क्या होंगे या बसपा की सोच क्या है? देखिए अमित जी, कांशीराम ने 1984 में बसपा की स्थापना की। इसके पहले उन्होंने एक संगठन स्थापित किया, DS4, दलित संघर्ष समाज समिति। उसके पहले उन्होंने वामसेप की स्थापना की, जिसमें अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के जो कर्मचारी संघ के लोग थे, कर्मचारी थे, उनको जोड़ा गया। कांशीराम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में अति पिछड़ी जातियों को ताकत प्रदान की। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1952 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांशीराम की वजह से ही पहली बार 1984 में जब बसपा आई तो उत्तर प्रदेश की जो 72 जातियां थी अति पिछड़ी, उनको वोट देने का अधिकार मिला। 84 जी, तो ये कांशीराम थे, उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यकों को मिला करके और दलितों को मिलाकर एक राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक ताकत बनाई। यूपी दो तरीके की उस समय राजनीति चल रही थी। एक मुलायम सिंह के नेतृत्व में राजनीति चल रही थी, जातिवाद की राजनीति कह लें आप उसको। मुलायम सिंह ने क्या किया कि पाल और यादव प्लस अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, इनको मिलाकर के अपना राजनीतिक समीकरण सेट किया, जो बाद में माई के रूप में, मुस्लिम यादव के रूप में सामने आया। इसी समय कांशीराम जी ने इस अति पिछड़ी जातियों को और दलितों की ताकत को पहचाना और उन्हें एकीकृत किया। स्थितियां ये रही कि उत्तर प्रदेश में इसी दलित अति पिछड़ी जातियों के भरोसे बसपा 4 बार सरकार बनाई। इन 4 बार 2007 तक बसपा अपनी सबसे उरूज पे थी, 212 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाया इसने। 7 से 12
लेकिन उसके बाद से बसपा की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। उत्तर प्रदेश की सियासत, कांसीराम रहे नहीं। मायावती ने कांसीराम के उस रास्ते को छोड़ दिया जहां जनता से संवाद, अपने वोट बैंक से संवाद कांसीराम जी करते थे, वहीं मायावती ने अपने को समेट लिया, जमीन पर उतरना बंद कर दिया। इसका असर ये पड़ा कि 2012 के बाद से बसपा की सियासत में, बसपा के वोट बैंक में लगातार गिरावट है। ये बात अलग है कि 2000 इन्होंने कई प्रयोग किए 2014 में, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बना करके, उसका फायदा भी मिला, इनको 10 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 में इनकी स्थिति आते आते एकदम खराब हो गई और आज की डेट में इनके पास 9.39% वोट बचे। ये स्थितियां, इन स्थितियों ने मायावती को चिंतित किया। मायावती को लगा कि अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे, कांसीराम के रास्ते को छोड़ के जो उन्होंने एक पैरेलल रास्ता बनाया, एक समानांतर राह चुनी थी, उस रास्ते पर अगर वो चलती रही तो एक दिन संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर पहुंच जाएंगे। आज भी मायावती के पास या बसपा के पास इतना वोट बैंक है कि वो सपा और भाजपा के बीच में तीसरे कोण के रूप में दिखाई पड़ती। यूपी के सियासत में कोई कांग्रेस अभी तीसरे कोण में नहीं है या कोई अन्य दल नहीं है, केवल बसपा है। तो मायावती ने अब उस पूरी रणनीति को बदल दिया है, उस पूरे सोशल इंजीनियरिंग को बदलने की कोशिश कर रही हैं और इसमें उन्होंने कई बदलाव किए। पहला बदलाव तो उन्होंने सांगठनिक रूप से किया, संगठन में किया, और इसमें भी वो ठीक वही DS4 के फार्मूले पे चल रही है जो कांसीराम ने शुरू किया था, यानी दलित प्लस अति पिछड़ी जातियां। मुस्लिम हैं लेकिन इनका फोकस इस समय, मायावती का फोकस पूरी तरह से दलित और अति पिछड़ी जातियों पर है। उसका कारण यही है कि गैर जाटों को छोड़ दिया जाए तो गैर जाटों पूरी तरह से इनके हाथ से, यानी जिनको दलित मानते हैं, ये पूरी तरह से भाजपा की तरफ शिफ्ट कर गए हैं या कुछ सपा की तरफ शिफ्ट कर गए, और 2024 के चुनाव में देखें तो कुछ कांग्रेस की तरफ भी गए। अति पिछड़ी जातियां पूरी तरह से इनसे दूर हो चुकी हैं, मुस्लिम भी लगभग दूर हो चुके हैं, एक मुश्त वो वोट बैंक बन गए हैं सपा के। तो इस स्थिति को पाने के लिए इन्हें लगा कि अगर हम दलित और पिछड़ी जातियों को एक साथ, अति पिछड़ी जातियों को एकजुट करते हैं तो हम सत्ता में वापसी कर पाए। और उसका एक जेन्युइन कारण भी, यूपी में पिछड़ी जातियों का परसेंटेज 52% है, जिसमें गैर यादव 43%। यादवों को छोड़ दीजिए तो उसमें गैर यादव 43% है। दलितों की स्थिति 20-25%। बड़ा वोट बैंक। तो इनको ये पता है कि जिस तरीके से कांसीराम ने दलित और अति पिछड़ी जातियों को एकजुट करके सत्ता के शिखर तक बसपा को पहुंचाया था, अगर हम इनको फिर से जोड़ दें तो हम अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच सकते हैं। हालांकि अब वो कितनी सफल होंगी, कितनी असफल होंगी, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन कोशिश उनकी यही हो रही है। यही वजह है कि वो प्रदेश अध्यक्ष अपना पाल को बना रखा है उन्होंने। इसी तरह से अन्य जगहों पे दलितों को, मुस्लिमों को और विशेषकर पिछड़ों को
अच्छे अच्छे पदों पर वो बैठा रही जिम्मेदारी हैं। सौंप रही जो इनके पुराने पिछड़े वर्ग के नेता थे, जिनकी पकड़ थी, उनको भी, जो पुराने बसपा के सहयोगी थे, उनको भी ये अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही हैं और एक संदेश जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रही है मायावती कि सपा हो, भाजपा हो, ये पिछड़ों को बरगला रहे हैं, उनके साथ छल और छलावा कर रहे हैं। ये पिछड़ों के हितैषी नहीं है। ये संदेश कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से ये पहुंचा रहे। तो अगर आप देखिए तो 1984 से 2012 के बीच में हाँ, बसपा के जाति समीकरणों में बदलाव होते रहे हाँ, या सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव होते रहे, और उसी बदलाव में अब मायावती ठीक उसी राह पर चल पड़ी हैं जहां पर दलितों को और पिछड़ों को मजबूत करके कांसीराम ने सत्ता के शिखर तक बसपा को पहुंचाया था। तो यही रास्ता वो अब अपना रही हैं और इसी रास्ते पर चल रही हैं। तो आने वाले दिनों में, हालांकि ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि सपा के साथ यादव इंटैक्ट जा चुके हैं, मुस्लिम हैं उनके साथ, भाजपा ने अति पिछड़ी जातियों को, दलितों को अपने साथ जोड़ करके सत्ता की प्राप्ति की 2017 में, और अति पिछड़ी जातियों के वजह से दोबारा सत्ता में भाजपा आई। तो अब ये अति पिछड़ी जातियां, गैर यादव, हाँ गैर यादव, वो मायावती बसपा से जोड़ने में कितनी सफल होती हैं, ये पंचायत चुनाव में भी पता चल जाएगा और ये आने वाले उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा में भी चल जाएगा। लेकिन मायावती अब ठीक कांसीराम के रास्ते पर चल निकली है। आकाश आनंद की वापसी को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वे बसपा के अच्छा दिन ला पाएंगे? देखिए अमित जी, हर राजनीतिक दल अपनी समीक्षा करता है, हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी। जीतने के बाद वहां समीक्षा करता है कि किन किन सीटों पे हम हारे, वहां कारण क्या थे। हारने के बाद ये समीक्षा करता है कि आखिर में हम हारे क्यों, हम सत्ता तक पहुंचे क्यों नहीं। मायावती ने यह समीक्षा करने में थोड़ी देर कर दी। इनको 2012 के बाद से ये समीक्षा करनी चाहिए था। ये मान के चल रही थी कि जातिवाद के आधार पर हम सत्ता के शिखर तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन ये जो इनकी सोच थी, ये 2017 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो गई। आज ये पूरी तरह से हाशिए में पहुंच गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इनको 0 सीट मिली। तो समीक्षा इन्होंने की, ठीक है देर से की लेकिन की, और अब इनको समझ में आ रहा है कि कहां पर वो बसपा गलतियां करती रही, जिसके वजह से वो सत्ता से आज से अगर जोड़े तो 13 साल से दूर है उत्तर प्रदेश। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बदलाव भी आया। वो बदलाव था आजाद समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी में, चूंकि जाटों वर्ग से ही आते हैं, तो वहां जाटों के जो युवा जाटव हैं उन पे इनकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। और वो इसमें आपके सांसद भी हैं, नगीना लोकसभा से। नगीना से। ये चीज मायावती को सबसे ज्यादा खल रही है। उन्हें लग रहा है कि बसपा के समानांतर दलितों की राजनीति करने वाला एक और दल उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमा रहा है, और ये चिंता वाजिब भी है बसपा के लिए, जो कि मतलब
जहां कभी बसपा की तूती बोलती रही हो उत्तर प्रदेश की सियासत में, वहां जरूरी भी। अब सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद से कई बार की नाराजगी के बाद अंतिम डिसीजन उन्होंने पिछले दिनों लिया, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। हाँ। और बसपा में मायावती के बाद आकाश आनंद की दूसरे नंबर के नेता। आकाश आनंद को दूसरे नंबर का नेता इसलिए बनाया गया, उसके दो कारण। एक तो मायावती के पास आज की डेट में कोई युवा नेतृत्व नहीं है। दूसरे जो पुराने साथी थे, जो मजबूत साथी थे, वो रास्ता छोड़ के जा चुके हैं। आकाश आनंद एक पढ़े लिखे युवा है, दलित समाज से आते हैं, मायावती के भतीजे हैं, और इसका बड़ा समाज पर, कम से कम जाटो समाज पर, दलितों पर एक अच्छा असर संदेश जाता है। आकाश आनंद को इसलिए भी बसपा या मायावती ले आई या उनका कद इतना बढ़ाया, उसके पीछे कहीं न कहीं ये था कि ये चंद्रशेखर आजाद, जिनकी दलित युवाओं में पकड़ बढ़ती जा रही है, उस पकड़ को ये रोक पाएंगे, उस पकड़ के असर को रोक पाएंगे। आज भी अगर बसपा के पास 9 से 10% वोट है, जिसमें अधिकांशतः दलितों का वोट है, गैर जाटों का वोट है, तो ये स्वाभाविक है कि ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ऐसा नहीं है कि ये 10% वोट कम होते हैं। और आप अगर देखिए पिछले आंकड़ों को, तो विधानसभा चुनाव में जो बसपा सीटें हारी है, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। थोड़ी मेहनत करने की बसपा को जरूरत है, और अगर मायावती जमीन पर उतर करके खुद नेतृत्व करना शुरू कर दें, तो इसमें बदलाव ला भी सकती हैं, क्योंकि दलित आज भी मायावती के साथ खड़ा। बिल्कुल, उसमें जाटो पूरी तरह से मायावती के साथ खड़े हैं, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं। तमाम समस्याओं के बाद भी वो मायावती के साथ खड़े। तो बसपा में आकाश आनंद की एंट्री और उनका कद बढ़ना चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते कद को रोकना ही नहीं है, बल्कि दलित युवाओं में बसपा की पैठ को मजबूत भी करना है। इसलिए आकाश आनंद को लाया गया। अब रही बात कि ये बसपा को कहाँ तक पहुंचाएंगे, ये वापसी करा पाएंगे बसपा की या नहीं करा पाएंगे, ये सारी चीजें समीकरणों पर आधारित होती हैं, तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। चुनाव के समय में कैसी परिस्थितियां बनती हैं, इनकी रणनीति क्या होती है, कैडर बेस वोट इनके खिसकते हैं या नहीं खिसकते हैं, नए वोट इनको जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, तमाम चीजें हैं। इसमें अभी आकाश आनंद को अग्नि परीक्षा देनी होगी, और चुनाव परिणाम, चाहे वो पंचायत के चुनाव परिणाम हो और चाहे विधानसभा चुनाव परिणाम हो, वही बताएंगे कि आकाश सफल होंगे या असफल होंगे। हालांकि पिछली बार आकाश ने जिस तरीके के बयान दिए और जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, वो बहुत असरदायक नहीं रहा। लेकिन हम ये असफलता को राजनीति से इससे नहीं जोड़ सकते कि जो आदमी असफल हो रहा है वो क्या सफल नहीं हो। वो सफल भी हो सकता है वो अपनी समीक्षाएं करे, अपनी गलतियों को दोहराने से बचे। तो आकाश आनंद बसपा के लिए कितने बेनिफिट साबित होंगे, या वो बसपा के अच्छे दिन की वापसी करा पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है, और चुनाव परिणाम इसका स्पष्ट कर पाएंगे। भाजपा, ये जो बसपा के नए समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी भी दावे करे अलग तरीके के, लेकिन बसपा बेसिकली दलित वोट बैंक हो, या जैसे बात करें तो अति पिछड़ा गांव, ये जो नया समीकरण बना रही, आपको क्या लगता है इससे भाजपा या सपा किसको ज्यादा नुकसान होगा?
देखिए, जब भी त्रिकोणीय संघर्ष होता है कहीं भी, तो जिस पे जो दल ज्यादा फोकस करता है, विशेषकर जाति समीकरणों में, उसको अगर दो दल किसी एक जाति पर या किसी दो जातियों पर या किसी दो समुदायों पर फोकस करती है, तो वो आपस में लड़ते हैं, और वोट एक दूसरे का बढ़ता है, बढ़ जाता बसपा का जो जाति समीकरण है आज की डेट में, वो काशीराम की अभी बात की हमने, वो DS4 पे चल रहा है। दलित और अति पिछड़ों पे उनका फोकस है बसपा का, कि इन दोनों जातियों को अगर हम लामबंद कर लें तो हम सत्ता के गलियारे तक आसानी से पहुंच सकते हैं, हम दोबारा यूपी की सत्ता हासिल कर सकते। अब इसमें भाजपा भी है, सपा भी है। सपा अपना PDF फार्मूला चला रही है। उसका उद्देश्य यह है कि हमारे पास पिछड़े भी आ जाए, दलित भी आ जाए और मुस्लिम भी आ जाए। अब मान लीजिए कि ये सारे आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से सपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ऐसा राजनीति में हर बार संभव नहीं होता है, समीकरण बदलते हैं। और दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जो जातियां हैं वो किसी एक का वोट बैंक नहीं होता, उसके पीछे उनका कॉन्सेप्ट सीधा होता है कि वो अपने जाति के नेताओं को वोट देते हैं, वो किसी भी दल से खड़ा। यही वजह है कि जब सपा, बसपा या भाजपा प्रत्याशियों का चयन करती है तो वो उस क्षेत्र विशेष के जातियों पर फोकस करती है। अगर वो दलित अति पिछड़े हैं, वहां पर बहुसंख्यक हैं, तो वो उसी हिसाब से वहां पर नेता का चयन करती है, उसी जाति के नेता का चयन करती है, उसी समुदाय के नेता का चयन करती है, और उसका रिजल्ट उनको मिलता भी है। तो बसपा दलित और पिछड़ों को लेकर अति पिछड़ों को लेकर चल रही है। भाजपा की सियासत और सत्ता अति पिछड़ों पर डिपेंड है। दलित भी है उनके साथ और सवर्ण तो उनके साथ है। तो दलित, अति पिछड़े और सवर्ण, ये भाजपा के आज की डेट में कोर वोटर, उसमें भी भाजपा अति पिछड़ों पे फोकस कर रही है, खासतौर पे गैर यादव। हाँ, गैर यादव। अति पिछड़ों का मतलब ही है गैर यादव। तो अब आप देखिए कि योगी की कैबिनेट में 21 अति पिछड़े वर्ग के या OBC वर्ग के मंत्री। आप मोदी खुद OBC वर्ग के हैं, वहां 25 केंद्र में मंत्री हैं OBC। भाजपा की नीति ये है कि OBC वर्ग पर फोकस करिए, दलितों पर फोकस करिए, और इनके वोट बैंक में जो लोकसभा चुनाव के दौरान सेंध लगी, उसको ये उस डेंट को भरने की कोशिश में पूरी भाजपा लगी हुई है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम दलित और पिछड़े वर्ग के समुदाय के जो महापुरुष हैं, उनका महिमा, मतलब उनके सम्मान में गोष्ठियां हो रही हैं, समारोह हो रहे हैं, मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, जैसे सुहेलदेव का राजभवन से आते हैं। इसके अलावा भाजपा जाति, जो छोटे छोटे दल हैं जो जाति के आधार पर बने हैं, उनको संगठित करके अपने साथ ले चल रही है। तो वो बसपा का भी वही PDA वाला फार्मूला चल रहा है। तो निश्चित रूप से जब सपा का PDA का फार्मूला, भाजपा का दलित अति पिछड़ों का फार्मूला, और इनका बसपा का दलित अति पिछड़ों का फार्मूला, ये जब एक साथ सामने आएंगे चुनाव के दौरान, तो निश्चित है
कि जो जितना मजबूत होगा अपने कैडर में वो उसके आपस में वोट काटेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि बसपा के आने से, बसपा के मजबूत होने से केवल भाजपा के वोट कटेंगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि इनके मजबूत होने से सपा के वोट कटेंगे। हम केवल एक सेंस में ये कह सकते हैं कि अगर मुस्लिम अगर बसपा की तरफ फिर से वापसी करता दिखा तो निश्चित रूप से इसका नुकसान सपा को होगा। लेकिन अति पिछड़े और दलितों पर फोकस करने से दोनों को नुकसान हो सकता है, भाजपा को भी और सपा को भी। तो नफा नुकसान में, हालांकि ये रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि कौन कौन सपा के साथ आए और कौन बसपा के साथ आए और कौन नहीं आए, तो ये रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन नफा नुकसान अभी तराजू लगभग बराबर है। भाजपा के बसपा मजबूत होती तो भाजपा के खिलाफ भी और सपा के खिलाफ भी चुनौतियां दोनों के लिए होंगी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी चर्चा रही, तीसरे मोर्चे का गठन भी उन्होंने किया, लेकिन बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि लगातार वो मायावती के शान में कशीदे पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बसपा की वापसी की तैयारी कर रहे हैं, वो जमीन तैयार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ, ये बात अमित जी बड़ी चर्चा में है और विशेषकर स्वामी प्रसाद मौर्य के संदर्भ में तो एक समय दबदबा भी था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में घाट घाट का पानी पी गया है। सपा बसपा भाजपा कुछ छोड़ा नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सियासी आगाज किया था वो बसपा से ही किया था। 1996 में डलमऊ की सीट से ये विधायक चुने गए थे बसपा की टिकट। और एक समय ये था कि बसपा सरकार में जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो कुछ ताकतवर नेताओं में स्वामी प्रसाद मौर्य एक थे, जिनकी तूती बोला करती थी बसपा में। इनके इशारे पर बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। बाद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, बाद नेता प्रतिपक्ष भी रहे। लेकिन 2014 का जब चुनाव लोकसभा हुआ तो इन्हें लगने लगा कि अब स्थितियां ठीक नहीं है और 2012 में ये चुनाव हार चुके थे। तो ये 2017 आते आते भाजपा में एंट्री कर गए और जब 2017 का रिजल्ट आया तो ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में, भाजपा की कैबिनेट में ये मंत्री बने। अब 2019 के 22 के चुनाव में के पहले इन्होंने फिर करवट बदलना शुरू किया। ओबीसी का हक मार रही भाजपा, हाँ, जो बहुत सारी चीजें की और आते आते ये साइकिल पर सवार हो गए। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा आया कि ये अपनी सीट नहीं बचा पाए और जब ये सीट नहीं बचा पाए तो इन्हें लगा कि हम तो हाशिए में चले गए, सियासी हाशिए पे। तो इनके दिमाग में अब एक और करवट इन्होंने लिया और वो कि सपा की साइकिल को भी बाय बाय कर दिया और अपनी एक नई पार्टी, अपनी जनता दल स्थापित की। हाल फिलहाल इन्होंने लोक मोर्चा का गठन किया है और उसमें कहा कि उसमें 9 दलों को मिला करके गठित किया है, छोटे छोटे। और ये सारे दल राजनीति जातिवादी जो दल, हाँ, जाति आधारित जो दल हैं उनको मिला करके किया। इन्होंने दावा, ये सबसे इन्होंने उन दलों से कहलवा भी लिया कि हम भाई सीएम चेहरा होंगे। यूपी के, हाँ, अपना अनाउंस कर दिया कि हम सीएम चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश के। खैर ये अलग की बात। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के
को लगा कि सारा कुछ करने के बावजूद हम बसपा वाले जो कद्दावर नेता हुआ करते थे उस स्थिति पे पहुंच पाएंगे या नहीं, ये इन्हें खुद संशय। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि इनका जो लोक मोर्चा है अगर सत्ता में आएगा तो वो दलितों को, अति पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके हित में काम करेगा। इन्होंने दावा भी किया, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही। अब अचानक बाराबंकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ी बसपा प्रमुख मायावती पर, जिस पर टिकट बेचने का आरोप लगा करके इन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उस बसपा प्रमुख मायावती के शान में कसीदे पड़े और कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा, बसपा और सपा के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो मायावती का जो मुख्यमंत्रित्व काल था वो सबसे बेहतरीन था, कानून व्यवस्था सही थी और इसकी गूंज पूरी दुनिया में थी। हालांकि एक बात उन्होंने दबी जुबान से कही, लेकिन मायावती अंबेडकर के विचारों से और कांसी राम के विचारों से दूर हो गई है, इसलिए जनता उनसे दूर हो गई। आप गौर करिए, इसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की शान में कसीदे पड़े थे और ये साफ कर दिया था कि आकाश आनंद राजनीति में नए हैं और उन्हें बसपा में और महत्व दिया जाना चाहिए। अब इसके दो मायने, एक मायने तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब ये लगने लगा है कि उनकी सियासी पारी अपने बदौलत अब वापस ही नहीं कर पाएंगे और उनका भला बसपा में ही होना है, जहां से शुरू किया है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर ये स्वामी प्रसाद को भी ये बात पता है कि सपा और भाजपा की सीधी टक्कर में तीसरे महत्वपूर्ण अगर कोई दल है तो बसपा है और अगर इसको हम एक बार फिर मजबूती दे दें तो किंग मेकर की भूमिका तो में हम कहीं ना कहीं फिर से अपनी वो स्थिति प्राप्त कर सकते। एक सियासी मायने ये है कि वो मायावती की प्रशंसा करके, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की प्रशंसा करके पुनः वापसी करना चाहते हैं। दूसरा, इसके दूसरे मायने और हैं। दूसरे मायने ये हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं न कहीं ये इच्छा रखते हैं कि मायावती या बसपा लोक मोर्चा के साथ मिल जाए, लोक मोर्चा के साथ गठबंधन कर ले और अगर लोक मोर्चा के साथ गठबंधन कर लेगी तो स्वाभाविक है मायावती उसकी अगुवा रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लोक मोर्चा के स्वामी प्रसाद मौर्य हो जाएंगे, मायावती अगुवा रहेंगे, बड़ी नेता और बड़ी नेता भी हैं, पार्टी का जनाधार भी है, 4 बार के मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनको इग्नोर तो करने का सवाल ही नहीं है और मायावती कभी इस पे एग्री भी नहीं करेंगे। तो इससे उनको दो फायदे होंगे। एक, लोक मोर्चा में के जहां जहां प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे वहां उन्हें दलितों का सपोर्ट मिले। दूसरे, मायावती को यह फायदा होगा कि मौर्य या अति पिछड़ी जातियों पे जहां जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की पैठ है या अन्य जो उनके 9 जो जाति आधारित दल हैं उनकी पैठ है, या आप ऐसे कह सकते हैं जहां दलित और पिछड़ों क्षेत्र में
बड़ी संख्या। हाँ बड़ी संख्या है, वहां मायावती के प्रत्याशियों को भी फायदा हो। इससे दो चीजें होंगी। एक, अगर ऐसा हो जाता है तो बसपा एक बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर से वापस आ सकती है, और चूंकि लोक मोर्चा से के साथ जुड़े, लोक मोर्चा इससे जुड़ा रहेगा, तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी सत्ता के भागीदार बनेंगे। तो दूसरा मायने ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही मायावती के प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। उनके पीछे दो रास्ते हैं। एक, वो बसपा में वापसी चाहते हैं, दूसरा वो समर्थन बसपा का चाहते हैं, लोक मोर्चा। हाँ, लोक मोर्चा के साथ छोटा सा ही लेकिन गठबंधन चाहते हैं। और सबसे बड़ी इसमें जो बात है वो ये है कि मायावती और लोक मोर्चा अगर जुड़ा तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सपा और भाजपा को होगा। क्यों? क्योंकि लोक मोर्चा या स्वामी प्रसाद मौर्य उसी फार्मूले पर राजनीति कर रहे हैं जिस फार्मूले पर सपा राजनीति कर रही है, यानी पीडीए। और भाजपा दलित और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपने पाले में करने में की पूरी कोशिश, पूरा जोर लगाए हुए। अगर बसपा और लोक मोर्चा में गठबंधन होता है, निश्चित रूप से इसका फायदा लोक मोर्चा को भी होगा और बसपा को भी हो सकता है, क्योंकि फिर अति पिछड़ी जातियां थोड़ा सा ही लेकिन जुड़ेंगी बसपा, त्रिकोणीय लड़ाई हो जाए। हाँ, और ये संघर्ष जो लोकसभा विधानसभा चुनाव का है वो रोचक चुनाव हो जाएगा, त्रिकोणीय हो जाएगा। ये केवल डायरेक्ट फाइट नहीं रह जाएगी। तो हालांकि मायावती ने कह दिया है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें राजनीति में संभव नहीं होती है। राजनीति में कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता। राजनीति में सभी विकल्प हमेशा सभी खुले रहते हैं विकल्प। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इन्हीं दो दृष्टिकोण को लेकर के चल रहे हैं कि या तो बसपा में वापसी या बसपा के साथ गठबंधन। दोनों में ही उन्हें लगता है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे। यही स्थिति फिल वक्त दिखाई पड़ रही। यानी फिलवक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने सभी विकल्प खुले हुए रखे हैं। भले ही कह रहे हो स्वामी प्रसाद मौर्य कि लोक मोर्चा के लिए कहीं ना कहीं बहन जी का आशीर्वाद चाहिए, आकाश आनंद की भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 2027 चुनाव के लिए ये जो चुनावी बिसात है ये बेहद रोचक होती नजर आ रही है।